हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या यूपीएसआई 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सब्जेक्ट है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं, तो आपको आसानी होगी किसी भी लैंग्वेज में। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इट इज़ फॉर यू। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपकी हेल्प के साथ साथ मेरी भी हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, To which among the following authorities does National Commission for Scheduled Castes submit its annual report? तो बेसिकली ये पूछ रहा है, जो ये कमीशन है एनसीएससी, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपता है? ऑप्शन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लो। नोट्स अपनी लेकर के बैठो और उसमें नोट डाउन करते जाओ जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल 338 में आता है, और इसका बाइफर्केशन हुआ था बेसिकली 89th, ये एक अमेंडमेंट था, 89th अमेंडमेंट 2003 में किया गया। और ये जो आर्टिकल 338 है ना, इसको बाइफर्केट कर दिया गया, यानी कि इसको दो भागों में कर दिया गया। कैसे? तो एनसीएससी जो है, शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है, वो आर्टिकल 338 में आ गया, और एनसीएसटी एक नया कमीशन बना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो आ गया आर्टिकल 338 ए में। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। प्लस फिर एक और नया आर्टिकल बना, कौन सा? आर्टिकल 338 बी। इसमें क्या रखा गया? हालांकि ये जो 338 बी डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये संविधान का संशोधन था 102। ठीक है, ये हुआ कब था? 2018 में। तो 102 अमेंडमेंट के तहत नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338 बी, और उसमें रखा गया एनसीबीसी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लो, जैसे कि जितने भी कमीशंस हैं, इनके चेयरमैन के बारे में। तो एनसीएससी, इनके चेयरमैन है किशोर मकवाना, एनसीएसटी के चेयरमैन है अंतर सिंह आर्या, और एनसीबीसी के चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहिर। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एनसीएससी है, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following qualify as assessed under the Income Tax Act 1961? बेसिकली ये सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से किससे किससे टैक्स लिया जाता है, इस एक्ट के तहत कौन कौन टैक्स पे करता है। तो देखिए, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी। तो कौन कौन टैक्स पे करता है? तो सही उत्तर है, ये सारे टैक्स पेयर हैं, सभी टैक्स पे करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लो, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पारित तो हुआ था, लेकिन लागू इस समय नहीं हुआ था। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। तो ये चीज एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लेना। टोटल कितने शेड्यूल्स हैं इस एक्ट में? तो 14 शेड्यूल्स हैं। और कितने सेक्शंस हैं? तो 298 सेक्शंस हैं इस एक्ट में। किसमें? इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंपल्सरी इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क? यानी कि इनमें से कौन थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है उससे एग्जेम्प्टेड नहीं है, यानी कि उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना ही करवाना पड़ेगा। ऑप्शंस, प्राइवेट व्हीकल्स, स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल्स, म्युनिसिपल अथॉरिटीज व्हीकल, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट व्हीकल्स। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राइवेट व्हीकल्स। तो अब कुछ चीजें ध्यान में रखो, जितने भी सरकारी वाहन होते हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से बाहर होते हैं, लेकिन जितने निजी वाहन होते हैं उन सबको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होता है। अब मैं आपको समझा देता हूं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। मान लो एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी है सी। ठीक है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ये हो गया, सेकंड पर्सन बी हो गया, और थर्ड पर्सन हो गया सी। तो हुआ क्या, ए सड़क पे गाड़ी चला रहा था और उसने उससे टक्कर मारी बी को, बी हो गया घायल, इसका हो गया नुकसान। तो अब बी की जो भरपाई है वो कौन करेगा? तो टेक्निकली तो आदमी कहेगा भैया ए करेगा, क्योंकि इसकी वजह से इसका नुकसान हुआ है तो ये करेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मान लो ए उतना कैपेबल ही नहीं है कि बी की मदद कर पाए, उसके पास उतना पैसा ही नहीं, वो तो बोल देगा भैया मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं मदद कहाँ से करूँ। तो फिर समस्या किसको होगी? बी के लिए होगी ना,
क्योंकि उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मान लीजिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और खर्चा ज़्यादा आया, तो उसका पेमेंट कैसे होगा? बी भी उतना सक्षम नहीं है, ए तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है, हम तो भाई अब गरीब आदमी हैं, कहाँ से करें? तो नुकसान तो बी का हो जाएगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे आता है सी। तो सी कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पे जो ए है उसको इस सी से अपना इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है अपनी गाड़ी का। तो अगर भविष्य में कभी भी ए की वजह से बी को नुकसान पहुंचता है तो ए की बजाय उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सी करेगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी करेगी। क्यों? क्योंकि ए तो उतना सक्षम था नहीं, है ना? तो भरपाई कौन करा? सी करा। तो अब ये एक तरीके से नियम बन गया, ठीक है? ये रूल है। चाहे हो सकता है ए इतना कैपेबल हो कि वो भरपाई कर सकता हो, लेकिन जब ये रूल बन गया तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो निजी वाहन चला रहा है तो उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। और क्यों? मैंने आपको बता दिया, ताकि अगर किसी की दुर्घटना में कोई क्षति पहुंचती है, किसी का नुकसान होता है, तो ए की बजाय उसको थर्ड पार्टी पे करेगी, यानी कि थर्ड पार्टी यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो पेमेंट करेगी। ठीक है? आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who over the internet gives the cyber stalker suitable shield from the charge of the offense committed? तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि कोई साइबर स्टॉकर है, साइबर क्रिमिनल है, वो इंटरनेट पे कोई क्राइम करता है, तो वो किसकी वजह से बच जाता है, किस चीज से अपना बचाव करता है? कनेक्टिविटी, आईपी एड्रेस, एंटीवायरस या फिर एनोनिमिटी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनोनिमिटी। इससे क्या होता है? अनामिकता। यानी कि आपने देखा होगा कई सारे मेल्स आते हैं, कई सारी चिट्ठियां आती हैं, एनोनिमस होते हैं। एनोनिमस मतलब जिनका कोई नाम नहीं होता, गुमनाम, बेनाम। तो अगर कोई साइबर क्रिमिनल है, अगर वो गुमनामी से कोई कार्य कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो वो बच जाएगा। क्यों? जब गुमनाम है तो उसके बारे में पता करना मुश्किल होगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को गुमनाम रख के, एनोनिमस रख करके वो अपने आप को सेव करते हैं। कौन? साइबर क्रिमिनल्स। हालांकि उसके भी और तरीके हैं पता करने के, लेकिन एक स्टेप तो सिक्योरिटी का उन्हें मिल ही जाता है ना? डायरेक्टली नाम नहीं पता चलता, तो वो है एनोनिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बिल गेट्स, जॉन मैकार्थी, एलॉन मस्क या फिर सैमुर क्रे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following PIL refers to right to livelihood, also known as pavement dwellers case? बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सी जनहित याचिका में जीवन के आधार, राइट टू लाइवलीहुड, जैसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, इसको संदर्भित करती है? किस केस में इस चीज के बारे में बात करी गई थी? ऑप्शंस हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रतलाम वर्सेस वर्धीचंद, ओल्गा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओल्गा टेलीस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओल्गा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2000 सॉरी 1985 का केस था ये। ठीक है, हुआ क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। हुआ ये था कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने क्या किया, फुटपाथ पर जो रहने वाले लोग थे और जो अपनी दुकान उकान लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहीं पर रह भी रहे थे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि भैया तुम लोग ये गलत कर रहे हो, तुम इंक्रोचमेंट कर रहे हो और इसको यहाँ से अतिक्रमण हटाओ अपना। तो उनको वहां से हटा दिया। फिर एक जर्नलिस्ट थी ओल्गा टेलिस, उनको ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा ये तो फिर इनके अधिकारों का हनन है, अब ये बेचारे जाएंगे कहाँ, इनके पास तो जगह ही नहीं है। फुटपाथ ही एक जगह थी, वहीं पे रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब म्यूनसिपैलिटी ने उनको हटा दिया तो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट पीआईएल लेकर के। उन्होंने ये मामला वहां पे रखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की और एक शानदार केस ये बना, बहुत अच्छा जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, गवर्नमेंट ने हटा तो दिया, पर अब वो जाएंगे कहाँ? तो इसके लिए भले जो आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पे इंक्रोचमेंट करना इलीगल तो है, लेकिन गवर्नमेंट को कंपैशन के साथ, दया के साथ कार्य करना है। अगर आप उन्हें वहां से हटा रहे हैं तो आपको उनके लिए कहीं और व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। अगर आप वहां से उसको हटा रहे हैं, उसका जीवन एक जगह से दूसरी जगह पे फिर उसको ट्रांसफर करिए, नहीं तो वो जाएगा कहाँ, कहाँ जिएगा? तो इसी को पेमेंट डवेलर्स यानी कि राइट टू लाइवलीहुड केस कहा जाता है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइवलीहुड को रखा गया है ना, और इसको
पेमेंट डॉलर्स, वही जो फुटपाथ पे रहने वाले थे उनका मामला कहा गया। बहुत ही शानदार केस था, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि देखो गलत तो है, लेकिन आपको ये तरीका दूसरी तरीके से अपनाना है कि अगर आप वहां से उनको फुटपाथ से हटा रहे हैं तो उनके रहने के लिए आपको एक दूसरी जगह व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनका उनका मान सम्मान भी तो है, गरीब हैं तो क्या हुआ, आप ऐसे ही थोड़ी ना उनको भगा सकते हैं कहीं से। तो ये केस था, ठीक है, ओल्गा टेलीस वर्सेस म्युनिसिपल बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें अडॉप्ट में और इनैक्ट में। तो देखो ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। तो सही उत्तर है अडॉप्ट किया गया था ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल में भी ये डेट मेंशन है कि ऑन दिस डे वी अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इनैक्ट हुआ था, लागू कब हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये चीज कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो टोटल कितने आर्टिकल्स थे, कई बार ये पूछ लेता है। तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक, अगला प्रश्न है, गावी इज अ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस क्रिएटेड इन, बेसिकली ये पूछ रहा है गावी कब क्रिएट की गई थी। तो गावी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी कब? ऑप्शंस में देखिए 2019, 2000, 2020 या फिर 2005। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2000। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा में। और इस समय वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सानिया निस्तार, सानिया निस्तार। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स? कौन से आर्टिकल में भाई हाई कोर्ट के जज की शपथ के बारे में कहा गया है? आर्टिकल 110, 219, 200 या फिर 210। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 219 में ये बात कही गई है। बाकी के आर्टिकल्स में क्या है? तो आर्टिकल 110 में है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, 200 में है किस लैंग्वेज का, सॉरी, जो स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्स होते हैं उनको जो एसेंट दी जाती है गवर्नर के द्वारा, वो है आर्टिकल 200 में। 210 में आपको मिलेगा कि लेजिस्लेचर में जो लैंग्वेज यूज होगी वो कौन सी होगी, ये आर्टिकल 210 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के इसको लॉन्च किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड बैंक? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब? 24 जनवरी 1971 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में, एक जगह है कॉलोनी, वहां पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ उनका और मेनली उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये एक पूरी लिस्ट है, मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। इसका प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, कैसे भी करके इनको अच्छे से तैयार कर लो। जैसे न्यूयॉर्क में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेंगे, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इनके हेडक्वार्टर्स भी आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। इनका एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है और डेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि उसको बार बार बोलने की ज़रूरत है ना? आप इसको नोट कर लेना। फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहला तो ये होगा अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। डब्ल्यूएचओ के भी हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। डब्ल्यूईएफ जिनके बारे में अभी हमने बात करी, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फिर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूआईपीआर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये आपको इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में मिलेंगे। ठीक, पेरिस में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में मिलेंगे। फिर ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में मिलेंगे। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, यहाँ पे यूनिडो के हेडक्वार्टर्स हैं, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी आईएए के हेडक्वार्टर वियना में है। फिर ओपेक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये भी आपको वियना में मिलेंगे। आपके लिए एक सवाल, कमेंट बॉक्स में बताना, ओपेक में टोटल कितने मेंबर्स हैं? फिर लंदन में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल, आईएमओ जिसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इन सभी के हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे। फिर वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनके हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेंगे। शंघाई में आपको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम से भी जाना जाता है, उसके हेडक्वार्टर भी शंघाई में मिलेंगे। बीजिंग में आपको मिलेंगे AIIB के, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में मिलेंगे। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर स्थित है। काठमांडू नेपाल में सार्क का सेक्रेटरीट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन आशियान के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे स्थित है। सिंगापुर में किसके हैं? एपेक के, एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिर है ब्रसल्स में आपको नेटो के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नेटो के अभी हेड कौन है? मार्क रट। दुबई में किसके हैं? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इटली रोम में किसके हेडक्वार्टर हैं? FAO, जिसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। हेग नीदरलैंड में स्थित है, और यहाँ पे आपको आईसीसी के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW के हेडक्वार्टर्स भी आपको हेग में मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में एक जगह है लॉजेन, यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स हैं। स्विट्जरलैंड में ही एक और जगह है जुरिक, वहाँ पे फीफा के हेडक्वार्टर्स यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, और वहाँ पे आपको मिलेंगे WWF के हेडक्वार्टर्स। WWF वो लड़ाई वाला नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट रूट? कौन मिनिस्ट्री भैया इसको एडमिनिस्टर करती है? किसको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस सारे मामले को देखता है। वर्तमान में मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर इन स्टेट वाज कंस्टिट्यूटेड, यानी कि किस आर्टिकल में राज्यों में विधायिका का गठन होगा, ये बात कही गई है। ऑप्शंस 366, 156, 168 या फिर 269। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 168। अच्छा, बाकी के आर्टिकल्स में क्या है? तो आर्टिकल 366 में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी हर एक अलग अलग चीजों की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक, आर्टिकल 156 में मिलेगा गवर्नर के टर्म के बारे में, है ना, जो उसका टर्म ऑफ ऑफिस होता है गवर्नर का, वो मिलेगा आपको 156 में। 269 में है ऐसे टैक्सेस जो कि लगाए और कलेक्ट किए जाते हैं यूनियन के द्वारा, लेकिन उनको असाइन कर दिया जाता है स्टेट्स के हाथ में, तो ये आर्टिकल 269 में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट होस्ट्स बोथ टाइगर्स एंड लायंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट? कौन सा ऐसा देश है जहां पे जो लायंस हैं और टाइगर्स हैं वो अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं? ऑप्शंस हैं भूटान, इंडिया, म्यांमार या फिर नेपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया में सभी अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, यानी कि उनके लिए कोई अलग से जगह बना करके उनको नहीं रखा जाता है ना। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लेना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 73 में आया था, यानी कि 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, द फेस्टिवल मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? सबको पता है किस महीने में मनाया जाता है मकर संक्रांति? अगस्त, जून, मार्च, जनवरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जनवरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो बेसिकली ये पूछ रहा है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी सीट्स हैं मैक्सिमम? ऑप्शंस 542, 520, 532 या फिर 550। तो
सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 550 है। देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लो, जैसे शुरुआत में ना 552 थे, ठीक, जिसमें से 530 जो थे वो स्टेट्स के लिए थे, है ना, 530 स्टेट्स के लिए और उसमें से 20 यूटी के लिए। बाकी के जो दो बचे उनको नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, वो दो एंग्लो इंडियंस होते थे। लेकिन संविधान में एक संशोधन हुआ 104, हुआ कब, 2019 में, और उसके तहत ये जो नॉमिनेशन होता था दो एंग्लो इंडियंस का जो प्रेसिडेंट करते थे, ये नॉमिनेशन हटा दिया गया, एंग्लो इंडियंस का मामला खत्म कर दिया गया, ठीक है, नॉमिनेशन वाला। तो टोटल कितने बचे, 550, ठीक। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550 है। लेकिन वर्तमान में सीट्स जो फुलफिल्ड है वो कितनी है, 543, ठीक है। इलेक्शंस के कारण और नॉन अवेलेबिलिटी के कारण ये 543 है, बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है। और भी सीट्स अगर बढ़ें तो वो इसी में एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो 543 में अगर हम बाइफर्केशन करें तो जिसमें से 530 स्टेट्स की सीट है और 13 यूनियन टेरिटरीज की सीट्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550, और वर्तमान में है कितनी, 543, है ना, फुलफिल्ड कितनी है, 543 है, मैक्सिमम है 550, ठीक, यानी कि 550 सीटें हो सकती हैं। अगला प्रश्न, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती सरोजनी नायडू होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो ये जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू, और इनका ऑफिस टर्म क्या था, तो 1946 से 1948, 1947 से 1949, 1947 से 1951 या फिर 1948 से 1950। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1947 से 1949। इनका ये टेन्योर रहा 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था ये भी हो सकता है, कई बार पूछ भी ले। तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में, 1879 में, और इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। किसने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भारत में इंट्रोड्यूस किया, किसने प्रमोट किया। ऑप्शंस, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर या फिर वर्गीस कुरियन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष पालेकर। नॉर्मन नॉर्मल ये जो है नॉर्मन बोरलॉग, ये कौन है, तो इन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये दिया था वर्ल्ड में पहली बार। एम एस स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन है कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन कौन है, ये दुग्ध क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लैंड एक्विजिशन मेड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाउ मच परसेंट ऑफ लैंड होल्डर्स। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो जमीन चाहिए, उस जमीन को लेने के लिए उस जमीन के जो भूमि धारक हैं, कितने परसेंट भूमि धारकों की सहमति से वो जमीन ली जा सकती है, ये पूछ रहा है। किसके लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। ऑप्शंस हैं 50%, 70%, 60% या फिर 80%। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70%। और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए 80% होता है। देखो ये है एक्ट, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये एक्ट का पूरा नाम है। और इसी एक्ट के दूसरी सेक्शन में यहां पे आपको मिलेगा, यहां जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कितने परसेंट भूमि धारकों की सहमति जरूरी है जमीन के लिए, 80%। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो अगर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनको अगर जमीन चाहिए तो उस जमीन के कितने भूमि धारकों की सहमति चाहिए होगी, 70%। तो ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी 80%, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 70%। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट गिव्स द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्डर डिटेंशंस। तो एनएसए जो एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इसके किस सेक्शन में कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो डिटेंशन के ऑर्डर दे सकती है। ऑप्शंस हैं धारा 3, 1, 9, 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 3 के अंतर्गत ये कहा गया है। एनएसए से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना। ये कब आया था, तो 27 दिसंबर 1980। और टोटल कितने सेक्शन हैं इसमें, टोटल 18 सेक्शन है एनएसए में।
ये देखो, ठीक है। एनएसए के सेक्शन 3 में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट वो डिटेंशन के ऑर्डर दे सकती है। अगला प्रश्न है, हु वॉज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन था 57 की क्रांति के समय मुगल बादशाह? जहांगीर, बहादुर शाह सेकंड, औरंगजेब या फिर नाना साहिब? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह सेकंड। इन्हीं को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो आप जान गए कि मुगल रूलर कौन था। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो कैनिंग था। ठीक, कैनिंग था। ठीक है, स्पेलिंग दोबारा मैं लिख दे रहा हूं, CANNING, कैनिंग। और इंग्लैंड का पीएम उस समय कौन था? तो पामर स्टोन। ठीक, पामर स्टोन। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड ग्रीवियस हर्ट? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि गंभीर चोट में शामिल नहीं है? ऑप्शंस, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, इमैस्कुलेशन, कॉजिंग मिसकैरेज, डिसलोकेशन ऑफ अ बोन। तो भैया सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्भपात जो होता है वो घोर उपहति या गंभीर चोट में नहीं आता। अब देखो, भारतीय न्याय संहिता की धारा है 116, ठीक, जिसमें ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट या जिसको शुद्ध हिंदी में घोर उपहति कहा जाता है, ये मेंशन है भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 में। अब देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि घोर उपहति यानी कि गंभीर चोट में शामिल है। पहला है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन जिसको कहते हैं पुंसत्वहरण, यानी कि अगर व्यक्ति के जननांग डैमेज हो जाते हैं तो वो इमैस्कुलेशन होता है और वो गंभीर चोट में आता है। फिर परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइड ऑफ ईदर आई, यानी कि अगर आंखें डैमेज हो जाती हैं या फिर कान डैमेज हो जाते हैं या किसी भी जॉइंट में कोई डैमेज हो जाता है या शरीर का कोई और हिस्सा या जॉइंट डैमेज हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है उसमें, हेड या फेस डिसफिगर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कोई दांत टूट जाता है या हड्डी टूट जाती है, तो ये सारी चीजें गंभीर चोट में आती हैं। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कोई चोट जिसकी वजह से आदमी 15 दिन तक गंभीर दर्द में रहे और वो अपने डेली जो आम दिन के कार्य होता है वो अगर ना कर पाए, कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। यहाँ पे लिखा होगा 15 डेज। ठीक है, तो उसको गंभीर चोट माना जाएगा। ठीक है, कि अगर किसी चोट की वजह से आदमी 15 दिन तक अपने काम नहीं कर पा रहा है, जो उसके डेली लाइफ के काम होते हैं, और वो तकलीफ में है, दर्द में है, तो ऐसी चोट गंभीर चोट में आएगी। ठीक है, तो किस में मेंशन है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 में। अगला प्रश्न, हु मेंटेन्स द कॉपीज ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड विद हिम एट तालुका लेवल? तो तालुका लेवल पर कौन है जो हर एक डॉक्यूमेंट को मेंटेन करता है? तहसीलदार, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर सब रजिस्ट्रार? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सब रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड द मैटर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन ऑफ women ऑन द बेसिस ऑफ मेंस्ट्रुअल स्टेटस इन द केस ऑफ। तो बेसिकली ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो ऐसा कौन सा केस था जिसमें जो महिलाएं थी, महिलाओं को उनके मासिक धर्म के लिए उनको बाहर रखा जाता था, उनसे मतलब डिफरेंशिएशन किया जाता था, है ना? तो वो कौन सा केस था? ऑप्शंस हैं, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, शबाना बानो वर्सेस इमरान खान, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, या फिर एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यंग लॉयर्स, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2018 का केस था ये, और इसी को सबरीमाला केस कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर जो है वो अयप्पा भगवान को समर्पित है, और वहाँ पे पहले ऐसे प्रावधान थे कि ऐसी महिलाएं जो कि रजस्वला होती हैं, यानी कि जो जिनके पीरियड्स आते हैं, है ना, जिनको जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनका रहता है, वो उस मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फिर आप उनके बॉडी के वजह से जो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फिर आप उसके बेस पे उनसे आप भेदभाव कर रहे हो, तो वो तो फंडामेंटल राइट्स के हनन के रूप में देखा जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के दौरान कहा कि उनको भी अधिकार है जाने का, ठीक है, मंदिर के अंदर।
तो कौन सा केस था? सबरीमाला केस। और कौन सा केस, उसका नाम क्या था? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर? किस केस में, यानी कि सॉरी, किस आर्टिकल में संविधान ये कहता है कि भैया हर एक व्यक्ति को इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, और अगर कोई उतना सक्षम नहीं है कि वो वकील अफोर्ड कर पाए तो उसको फ्री लीगल एड दिया जाए? ठीक है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 44, 390 ए, सॉरी 39 ए, 40 या फिर 38? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 39 ए। डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल जस्टिस मिले, और अगर कोई सक्षम नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 44 में क्या आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। 40 में क्या आता है? ग्राम पंचायतों का गठन। और 38 में क्या आता है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की वेलफेयर के लिए स्टेट क्या करेगा? सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी आवश्यक है मिनिमम? ऑप्शन है 30 साल, 35 साल, 50 साल या फिर 45 साल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स देख लो। तो प्रेसिडेंट किस में आता है? पार्ट 5 में आता है, यूनियन के अंतर्गत। 52 में कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। 53 में मिलेगा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, और 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहा गया है, बताया गया है। ठीक है। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा? तो आप सभी को पता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। 56 में टर्म की बात करी गई प्रेसिडेंट के। 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। 58 में कि क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। 59 में प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या होंगी। 60 में प्रेसिडेंट के ओथ और अफर्मेशन की बात करी गई, यानी कि शपथ की बात करी गई है। 61 कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये आर्टिकल 61 में मेंशन है ना। और 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक, ये सारे आर्टिकल्स किससे रिलेटेड हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अगला प्रश्न, हु स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? किसने शुरू किया था? एम आर जयकर, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा? तो एक बर्थ डिफेक्ट होता है जिसको स्पाइना बिफिडा कहा जाता है। तो इसको रोकने के लिए किस विटामिन का यूज किया जाता है? पहली बात तो समझना चाहिए स्पाइना बिफिडा क्या होता है। तो बेसिकली बचपन में जब प्रॉपरली विटामिन नहीं मिल पाते तो स्पाइन में डिसफिगरेशन आ जाता है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है रीढ़ की हड्डी, और फिर वो एक तरीके से शरीर को डैमेज कर देता है बच्चों को, फिर वो आजीवन वैसे ही रहता है। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर फोलेट? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, फोलेट की कमी से। इसको क्या कहते हैं? विटामिन B9 भी कहा जाता है ना। जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है महिलाओं की तो उसके समय ये फोलेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द हु हैज द पावर टू रिमूव द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? तो स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको रिमूव करने का अधिकार किसके पास होता है? गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गवर्नर ऑफ स्टेट। आपको पता है ना, स्टेट के मामले किसके अंतर्गत आते हैं? गवर्नर के, और सेंटर का प्रेसिडेंट होता है। आप सभी को पता है इतना बेसिक। तो ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है इनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है और रिमूव भी गवर्नर करता है। और किस आर्टिकल में आता है? 165, है ना। और सेंटर में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, जिसको एजी कहा जाता है, और वो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76। तो स्टेट में जो अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होगा उसको रिमूव करने का अधिकार होता है गवर्नर के पास। तो सेंटर में जो अटॉर्नी जनरल है उसको रिमूव करने का अधिकार किसके पास होगा? तो प्रेसिडेंट के पास होगा। ठीक है। और मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि अगर एक भी पता हो तो आप दूसरे का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता है 76 में आता है एजी, तो स्टेट में इसके इक्विवेलेंट पोजीशन होगी वो किस आर्टिकल में आएगा? इसमें 89 ऐड कर दो, 165 आ जाएगा, है ना। तो ये तरीका है याद करने का।
हाउ इज द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज कलेक्टिवली कॉल्ड? तो इसको क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एग्जिम पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिजिकल पॉलिसी। अच्छा, ये जो एग्जिम पॉलिसी ना, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का ईएक्स और इंपोर्ट का आईएम मिला करके एक्सिम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? कब स्थापना हुई थी? 2000, 2010, 2014 या फिर 1997 में? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इसके दिल्ली में, और इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं एनजीटी के। कहाँ पे? भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। अगला प्रश्न, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन? किसी भी बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं उससे। कब? किस समय के बीच? शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे, शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, या फिर शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक? तो ऐसा कौन सा समय है जिसके दौरान आप किसी भी बच्चे से कार्य नहीं करवा सकते? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो देखो, इससे रिलेटेड एक एक्ट है। ठीक है, एक्ट का नाम क्या है? चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था, और उसी की धारा 7 में ये चीज मेंशन है, क्या? कि किसी भी बच्चे से आप शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये किस सेक्शन में है? 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? तो भारत में मार्जिनल वर्कर किसको कहा जाएगा? तो ऑप्शन है 9, 6, 8, 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति साल के 6 महीने से भी कम काम करता है, या फिर 183 दिनों से कम काम करता है। काम करने का मतलब उसको इतना काम ही मिला, उसका उसके पास रोजगार ही इतना है, 6 महीने से कम समय के लिए अगर उसको रोजगार मिला है, या 183 दिनों से कम के लिए उसको रोजगार मिला है, तो उसको मार्जिनल वर्कर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2007? तो दूसरी जो कमीशन बनाई गई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर के 2007 में, उसके चेयरमैन कौन थे? आर एस सरकारिया, एम एम पुंछी, बीपी मंडल या फिर पीवी राजमन्नार? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहला कमीशन जो था वो सरकारिया कमीशन था, दूसरा कमीशन था पुंछी कमीशन, और उसी के चेयरमैन थे एम एम पुंछी साहब, मदन मोहन पुंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड? कब हुआ था? 1688, 1998, 1988 या फिर 1788? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1688 में। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेयरीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन? तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान, इनका नाम है प्रेयरीज। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नॉर्थ अमेरिका। बेसिकली अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे घास के मैदान हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे सवाना, ये आपको ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेंगे, ब्राजील में मिलेंगे कैंपोस, वेनेजुएला में लानियोस बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास मिलता है ना। स्टेपीज एशिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उनको डाउन कहा जाता है। वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में। कैंटरबरी कहा जाता है न्यूजीलैंड में। तो ये ऐसे घास के मैदान है, उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जो भी मैंने बताया उसको नोट कर लेना। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कहाँ से लिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, उनके बिल ऑफ राइट्स हैं, वहीं से ये चीज़ हमारे संविधान में ली गई है। अब फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये आते हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35, और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैग्ना कार्टा ही क्यों, क्या रीजन है? तो मैग्ना कार्टा देखो 1215 के टाइम की बात है। इंग्लैंड में शासन होता था किसका? राजशाही होती थी। तो राजा के हाथ में ही सब कुछ होता था। राजा की मर्जी जिसको खड़ा कर दे और राजा की मर्जी जिसको बिठा दे। ठीक है, तो
एक समय आया, सब लोगों ने सोचा, राजा के मंत्रियों ने सोचा कि देखो सर, सारे डिसीजन तो आप लेते हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, तो कुछ तो आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने ही चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें भाई आप भी कानून के दायरे में आओ, आप अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाओ। तो राजा जो थे, वो राजा ने भी कहा हाँ बात तो सही है, मान लो अभी मैं अच्छा हूँ, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी मान लो उद्दंड निकल गई और वो मनमानी करने लगी, तो राज्य भी खतरे में आ जाएगा, हमारा जो पूरा किंगडम है। तो एक काम करते हैं, कुछ तुम एक काम करो, तुम सारे लोग कुछ ऐसे एक लिस्ट बनाओ, जो भी काम होंगे और जो भी वर्क्स होंगे, वो उसके अंतर्गत राजा भी बंधेगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाएंगे, मंत्रियों ने मिलकर के बनाया, और उन्हीं रूल्स को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो जैसे मैग्ना कार्टा में राजा भी उससे बंधा होता था, वैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि आज भी वही है, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं किया जा सकता। सरकार आपके बोलने का अधिकार, आपके जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकती। कुछ अलग केसेस होते हैं, जैसे इमरजेंसी केसेस आ गए, तो उसमें कुछ कुछ राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड किया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन एक राइट जो होता है वो इमरजेंसी के दौरान भी होता है नागरिकों के पास, क्या, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। चाहे कितनी भी इमरजेंसी भारत में लग जाए, लेकिन आर्टिकल 21 जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, तो सरकार भी आपका इसमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये है मैग्ना कार्टा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान में रखना, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 में ही क्या मिलते हैं आपको, रिट्स मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। 5 रिट्स होती हैं। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल में रिट जारी करता है, 226 में। ठीक है, पहले एक और आर्टिकल था, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। संविधान का 44वां संशोधन था 1978 में, और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया। ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया गया। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स नोन एज। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपने सुना होगा ना कि सिल्वर जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है लाइट का, एजी जो होता है, सोना जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है लाइट का, तांबा कंडक्टर होता है। सो कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में तरीका होता है ऊष्मा या इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसफर का। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन आपने सुना होगा ना कि जो रबर होता है वो अच्छा इंसुलेटर होता है, यानी कि इंसुलेशन हीट को ट्रांसफर होने से रोकता है, इंसुलेटर जो होता है। रेडिएशन तो जो हीट ट्रांसफर होती है कहाँ पे, स्पेस में, वहां पे होती है। कन्वेक्शन जो तरीका होता है हीट ट्रांसफर का, वो गैसेस और लिक्विड्स में होता है। ठीक, अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ टैब्लू ऑफ 2025 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी कि 2025 का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उसकी थीम क्या थी, नारी शक्ति, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जन भागीदारी या फिर भारत पर्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना कि इस बार जो 2025 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया गया उसमें चीफ गेस्ट कौन था, किस देश के थे। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड द जलवाहक स्कीम, इट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में जलवाहक स्कीम लॉन्च करी थी, और वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो आप वाहन समझ रहे हो ना, वाहन क्या होता है, वाहक होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जल वाहक है ना, जल का वाहन, तो कहाँ आएगा, वो पोर्ट में आएगा, शिपिंग में आएगा, वाटरवेज में आएगा। तो इस तरीके से आप इसका सही आंसर टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न, द डिजाइन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम इज रेडी, इट इज टू बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, इसकी रूपरेखा तैयार है, और इसको उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा। ऑप्शंस हैं काशी, अयोध्या, वृंदावन या फिर आगरा। तो सही उत्तर है
ऑप्शन ए, काशी में बनाया जाएगा इसको। अगला प्रश्न, ये इसका फॉन्ट कुछ अजीब ही हो गया है। मैंने जब इसको टाइप किया था तो ये सही था, बट इसको बाद में पता नहीं कैसे ये चेंज हो गया। खैर, हमें क्वेश्चन से मतलब है। नेक्स्ट पीडीएफ में मैं ध्यान रखूंगा कि फॉन्ट्स की ये जो मिसमैनेजमेंट है वो ना हो पाए। द यूपी फाउंडेशन डे वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली विद इट्स रेफरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया और इसके संदर्भ में कुछ नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि ऑन जनवरी 24, 1950 द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफिशियली बिकेम उत्तर प्रदेश। तो यानी कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया, है ना। तो क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस पहले नाम था, उसका नाम बदल करके क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। और इसी 24 जनवरी को ही यूपी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक। अगला, इन 2017 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड जनवरी 24 एज उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। तो क्या यह सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे, यूपी दिवस, इसकी शुरुआत कब से करी गई? 2017 से करी गई। उस समय गवर्नर कौन थे? राम नाईक साहब थे। तो 2017 से 24 जनवरी को यूपी दिवस के तौर पे मनाया जाने लगा। तो उस हिसाब से दोनों सेंटेंसेस सही हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एसआई के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई होप ईच एंड एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू। हर एक चीज बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो जो सवाल मैंने पूछे उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं गलत मत लिखना, कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।